नमस्कार, कंज्यूमर स्किंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल राणा। वक्त की बात है। 2 साल पहले काफ़ी कोशिशों के बाद भी क्रेडिट ग्रोथ की जो रफ्तार थी कम ही रही, लेकिन अब लगातार कर्ज महंगा होने के बाद भी क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रहा है। इसके उलट डिपॉजिट ग्रोथ की रफ्तार घट रही है, यानी कि बैंकों के कर्ज और डिपॉजिट का तालमेल गड़बड़ा रहा है। वैसे तो बढ़ता हुआ क्रेडिट ग्रोथ बैंकों के लिए खुशखबरी है, लेकिन इस बार का ये ट्रेंड कुछ परेशान करने वाला है, क्योंकि उनके सामने लिक्विडिटी मैनेजमेंट को लेकर कई चुनौतियां भविष्य में पैदा हो सकती हैं। उधर इस ट्रेंड को लेकर वित्त मंत्री भी कुछ हद तक चिंता जता रही हैं। आखिर कितना खतरनाक है क्रेडिट और सेविंग ग्रोथ में बढ़ता हुआ ये अंतर, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि इससे पहले आरबीआई ने 4 बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में 1.90% रेपो रेट बढ़ाया, जिसके बाद बैंकों ने फटाफट कर्ज महंगा कर दिया, लेकिन उसके मुकाबले डिपॉजिट रेट्स बढ़ाने में कुछ कंजूसी बरत दी, जिसका नतीजा ये रहा कि लोग ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलने के चलते बैंकों में पैसा रखने से लगभग कन्नी काटने लगे हैं। यही हाल रहा तो बैंकों को आने वाले समय में नकदी की कमी से सामना करना पड़ सकता है। इसी मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे 2 खास मेहमान, अश्विन पारिक, एमडी अश्विन पारिक एडवाइजरी के, और साथ ही विश्वजीत पारा सर, ये है आप हैं म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट। सबसे पहले अश्विन सर, आपसे ही शुरुआत करना चाहूँगा कि ये बताइए कि जो ये महंगा और जो लिक्विडिटी और इसका जो असंतुलन है, ये कितना भविष्य में दुखदाई हो सकता है, कितनी परेशानियां पैदा कर सकता है? हाँ, देखिए, अगर आप बैंकिंग सिस्टम की बैलेंस शीट्स को देखते हैं तो मतलब जब से इंटरेस्ट रेट का मतलब ये हाइक हुआ है 190 बेसिस पॉइंट्स तक का, आप देखेंगे बैंकों ने फाइनेंस अपनी बैलेंस शीट को फाइनेंस करने के लिए मतलब लिक्विडिटी रेज करने के लिए अदर देन डिपॉजिट का मैकेनिज्म यूज किया है। डिपॉजिट्स का जहां तक सवाल है, डिपॉजिट्स में जैसे आपने ठीक से कहा कि कंजूसी बढ़ती जा रही है। एक मतलब अगर क्रेडिट के अंदर अगर 190 बेसिस पॉइंट्स तक का हाइक अगर बढ़ावा किया है उन्होंने, तो बैंकिंग सिस्टम को कैसे भी करके सेवर्स को मतलब हाउस होल्ड सेविंग्स को कैसे भी करके वापस बैंकिंग सिस्टम में लाने के लिए डिपॉजिट्स के रेट बढ़ाने ही होंगे। मतलब डिपॉजिट्स के अगर ब्याज रेट नहीं बढ़ते तो लोगों को थोड़ा सा, क्योंकि आज एक हाउस होल्ड सेवर के पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कैपिटल मार्केट्स जिस तरह से आप देख रहे हैं लोगों को अच्छी तरह से रिटर्न दे रहा है, उसके सामने आप देखेंगे इंश्योरेंस में भी बहुत सारे मतलब लिबरल नए रेगुलेशंस आ रहे हैं। तो एक बैंकिंग सिस्टम को इंटरमीडिएशन के लिए जो डिपॉजिट्स कलेक्ट करनी चाहिए ताकि उनकी बैलेंस शीट भी एक तरह से स्ट्रॉन्ग रहे, क्योंकि डिपॉजिट का कॉस्ट बाकी के इंटरबैंक या अदर लिक्विडिटी के जो मैकेनिज्म्स हैं उससे ज्यादा मतलब उससे कम कॉस्ट रहता है। पर पता नहीं क्यों बैंकिंग सिस्टम थोड़ी सी इसमें हिचकिचाती आई है। मेरे हिसाब से इनके पास में कोई विकल्प नहीं रहेगा आफ्टर अ सर्टेन स्टेज। स्प्रेड का जब नंबर उनके सामने जाने जाएगा, स्प्रेड जैसे नेगेटिव बनता जाएगा, तो उन्हें कैसे भी करके डिपॉजिट मोबिलाइज करना ही पड़ेगा। जिस तरह से क्रेडिट रेट जो बढ़ रहा है, जिस तरह से इकोनॉमी में वापस एक तरह की जो गर्मी है दिखाई दे रही है, उसके सामने अगर डिपॉजिट कलेक्शन अगर बैंकिंग सिस्टम ने नहीं उस स्पेस पे रखा तो शायद बैलेंस शीट का एक थोड़ा सा एएलएम का एडजस्टमेंट आएगा। मतलब लॉन्ग एसेट्स के सामने या मीड टर्म एसेट्स के सामने उनको लॉन्ग या मिड टर्म डिपॉजिट्स चाहिए या लायबिलिटी चाहिए, वो सब मामले में थोड़ा सा उनको एक करेक्शन करना ही पड़ेगा मेरे हिसाब से। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा भी हैं। हम शुरू में उनका इंट्रो कराना भूल गए थे। अंकुर, सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से वित्त मंत्री ने भी थोड़ा बहुत अंदेशा जताया कि क्रेडिट ग्रोथ को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें हैं, आखिर उनकी चिंताएं क्यों ये बढ़ रही हैं? जी बिल्कुल, हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो बैठक हुई थी वित्त मंत्री जी के साथ, वहाँ पर भी ये मुद्दा उठाया गया कि जो स्लोअर डिपॉजिट ग्रोथ हो रहा है वो बैंकों के लिए आगे जाके अच्छा नहीं है, और यहाँ पर कई सारे सजेशंस भी आए। इनमें से एक सजेशन ये भी दिया गया कि जो डिपॉजिटर्स हैं उनको सरकार किसी पॉलिसी की तरह इंसेंटिवाइज करे, चाहे वो टैक्स के जरिए हो या फिर और कोई रास्ते से, और साथ ही जो बाकी जो स्मॉल सेविंग्स स्कीम है वहाँ पर डिसइंसेंटिव
इंसेंटिवाइज हो ताकि जो मोबिलाइजेशन ऑफ डिपॉजिट्स है वो आगे बढ़ सके। हालांकि इसमें फैसला तो सरकार को लेना है, वो इस सजेशन पे आगे बढ़ते हैं या नहीं वो बाद में देखने को मिला। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो सिस्टम में क्रेडिट ग्रोथ की अभी के आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक लगभग आधी है और बैंक इससे चिंतित जरूर हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर यही है कि अगर आप जो ट्रांसमिशन ऑफ रेट्स देखें तो वो अक्टूबर तक करीब 35 बेसिस पॉइंट हुआ है, जबकि आपने जैसे बताया कि आरबीआई ने जो रेपो रेट बढ़ाया है वो 190 बेसिस पॉइंट बढ़ाया है। बिल्कुल विश्वजीत सर, इसी पे आना चाहेंगे कि जैसे कि अभी अंकुर बता रहे थे कि जो बैंक चाहते हैं कि जो स्मॉल सेविंग स्कीम है उनमें जो फ़ायदा है वो कम किया जाए। ये जो मुझे लगता है एक तरह का लॉजिक तो नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि कहते हैं कि अगर अपनी लकीर लंबी करनी तो उससे लंबी, दूसरी की लकीर छोटी करनी तो उससे अपने लकीर जो लंबी करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे तो जो बैंक है वो उल्टा चाह रहे हैं कि उनकी लकीर कम कर जाए। कितना लॉजिकल लगता है उनकी जो बैंकों की मांग? जी बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया और मैं अंकुर जी से भी सहमत हूँ। एक्चुअली हुआ ये है कि पैंडेमिक के बाद ग्रोथ एक्टिविटी बढ़ी है इकोनॉमिक साइकिल में, तो ये एक अच्छी खबर भी है कि लोन ज्यादा लिया जा रहा है, क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रहा है। इससे दिखता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ रिकवरी हो रही है हमारे देश में, स्पीड से हो रही है। डिपॉजिट रेट गिरे नहीं है, डिपॉजिट ग्रोथ गिरा नहीं है, जो क्रेडिट ग्रोथ है वो काफी तेजी से बढ़ गया है। तो ये इसकी वजह से ये डबल का डिफरेंस हो गया है। मेरे हिसाब से जो निवेशक है वो भी ये देख रहा है कि इंटरेस्ट रेट साइकिल बढ़ रही है, तो वो कुछ निवेशक तो होल्ड करके रख रहे हैं पैसा कि शायद अभी और इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे और बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तब वो निवेश करेंगे। या फिर कुछ निवेशकों का पैसा मैंने देखा है कि म्यूचुअल फंड्स की तरफ भी शिफ्ट हुआ है, जो कि लिक्विड फंड या शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में पैसा जाने लगा है, काफी बड़ा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में पैसा बढ़ रहा है और डीमेट अकाउंट्स भी बहुत तेजी से बढ़े हैं। तो ये एक आंकड़ा नजर आता है, इससे नजर आता है कि पैसा जो है बैंक डिपॉजिट में ना जाकर और कहीं जा रहा है। मेरे हिसाब से अगर आप एक निवेशक की दुविधा देखें तो रियल रेट ऑफ रिटर्न जो होता है एक निवेशक को चाहिए होता है पॉजिटिव। 7% की महंगाई, इन्फ्लेशन चल रही है और 6 से 7% अगर आपको डिपॉजिट रेट मिलता है तो आप, और जो इंटरेस्ट रेट है फिक्स डिपॉजिट का वो भी टैक्सेबल है, तो रियल रेट ऑफ रिटर्न जो आता है वो ऑलमोस्ट आसपास जीरो है या नेगेटिव है। तो निवेशकों को ऑब्वियसली सोचना पड़ेगा कि बैंक एफडी में जाने का कोई ज्यादा लाभ नहीं है जब तक कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए। इसकी वजह से वो और ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जा रहे हैं। इक्विटी मार्केट लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लग रही है, डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं, इसका मतलब है कि लोग दूसरे विकल्पों को ट्राई कर रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है बहुत देर तक बैंक इसको रोक नहीं पाएंगे और उनको अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो सप्लाई साइड पे कंसर्न हो सकता है। और इस कंसर्न को इसी वजह से वित्त मंत्री ने भी ये सवाल उठाया है। तो मेरे हिसाब से आने वाले समय में ये इंटरेस्ट रेट जल्दी बढ़ने वाले हैं और इसकी वजह से थोड़ा पैसा फिर दोबारा से बैंक डिपॉजिट की तरफ जाने लगेगा और वो दोबारा से आकर्षित होगा। जहां तक कि सेविंग बैंक स्कीम, गवर्नमेंट सेविंग स्कीम का सवाल है, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। वहां पे भी ज्यादा पैसा नहीं जा रहा है और उसके इंटरेस्ट रेट भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। तो और ज्यादातर स्कीमों में जहां पे टैक्स बेनिफिट है वहां पे कोई बढ़ोतरी भी नहीं करी गई है इंटरेस्ट रेट की, तो मुझे नहीं लगता कि उससे फर्क पड़ेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि बैंक एफडी को 3 साल का लॉक इन पीरियड करके, जैसे ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में होता है, म्यूचुअल फंड की जो स्कीम है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जहां पे 3 साल का लॉक इन है, ऐसा कुछ बैंक रिक्वेस्ट करेंगे जिसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड हो और टैक्स बेनिफिट मिले, तो शायद बहुत सारे निवेशक बैंक एफडी की तरफ दोबारा से जाएंगे। अंकुर, आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आप जैसा अभी बता रहे थे कि बैंकों को तो रेट बढ़ाना ही पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि जब जब स्टॉक मार्केट भागता है या फिर बाकी जगह से रिटर्न काफ़ी जल्दी आते हैं, इकोनॉमी अच्छी चलने लगती है, तो जनरली सेफ हेवंस में पैसा नहीं लगाते और उनमें से जनरली फिक्स्ड डिपॉजिट्स भी माना जाता है। आपको लगता है रेट बढ़ाने के बावजूद भी बैंकों को मुश्किल होने वाली है फिक्स्ड डिपॉजिट्स या फिर सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखने के लिए, जो इन्वेस्टर्स को लाने के लिए? देखिए, मेरे हिसाब से भारत में बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जो आज भी बैंक एफडी की तरफ बहुत आकर्षित है, क्योंकि वो आज भी उसी को सबसे सेफ इंस्ट्रूमेंट मानते हैं। तो बहुत सारे रिटायरीज हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बैंक एफडी में बहुत सेफ्टी देखते हैं और उनको कम इंटरेस्ट रेट से फर्क नहीं पड़ता। तो बैंक एफडी अट्रैक्टिव बन सकता है थोड़ा सा, लेकिन म्यूचुअल फंड्स की अवेयरनेस बढ़ी है, कैपिटल मार्केट्स की अवेयरनेस बढ़ी है, लोगों ने सिप
सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। तो बहुत तेजी से वहां पे जो अवेयरनेस बढ़ी है, उसकी वजह से कैपिटल मार्केट, म्यूचुअल फंड मार्केट जो 40 लाख करोड़ की मार्केट हो गई है, केवल 2 सालों में 10 लाख करोड़ रुपया बढ़ा है। तो मेरे हिसाब से वहां की अवेयरनेस से कुछ पैसा वहां भी जा रहा है, और ये देश के लिए अच्छा है कि पैसा इक्विटी मार्केट में आए, ताकि इकोनॉमिक साइकिल में और तेजी से ग्रोथ हो और कंपनीज को भी फायदा हो। तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, बट बैंक एफडी अट्रैक्टिव रहेगा हमारे देश में। और हम एज अ फाइनेंशियल प्लानिंग भी कहते हैं कि आपके पास 100 रुपए हैं, तो 100 माइनस योर एज आप इक्विटी में निवेश करिए, लेकिन कुछ पैसा डाइवर्सिफाई करने के लिए आपको सेफ हेवंस में भी निवेश करना चाहिए, चाहे वो बॉन्ड्स हो, चाहे वो बैंक एफडी हो, या फिर वो कंपनी एफडी हो। पारिक साहब, आपसे मैं एक चीज समझना चाहूंगा कि जो बैंकों का नजरिया रहा है वो ये है कि हमने जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो लैग के साथ ही बढ़ते हैं, और ये हमेशा किसी भी इंटरेस्ट साइकिल में होता है। लेकिन आपको लगता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बावजूद भी यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट में कस्टमर्स को वो रिटेन कर पाएंगे? वो दूसरा, इस बार की जो क्रेडिट ग्रोथ थी वहां पर बेस इफेक्ट भी था, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हाँ, देखिए, इस प्रश्न को अगर हम ठीक से एनालाइज करें तो हमें दो तीन चीजें पहले ऑब्जर्व करनी चाहिए। पहले आप देखेंगे कि जो 2015 से 2019 तक का जो दौर रहा है, वो एक ऐसा दौर था कि जहां पे इंटरेस्ट रेट्स कम होते जा रहे थे। इंटरेस्ट रेट का जो ट्रांसमिशन था बैंकिंग सिस्टम की तरफ से, मतलब जो क्रेडिट को या तो लोन्स को जो उन्होंने पास करना था, वो पास उतनी तेजी से नहीं किया जितना रेट का रिडक्शन मॉनेटरी पॉलिसी ने किया था। तो पहले वहां पे हम लोगों ने शिकायत करी, आरबीआई खुद काफी कई बार उन्होंने भी बताया था, आरबीआई ने खुद ने भी कई नैरेटिव्स में ये बताया था कि जैसे बैंकिंग सिस्टम ट्रांसमिट नहीं कर रही है उस रेट रिडक्शन को। उस समय पे एनपीएस बहुत ज्यादा थे। अब पूरा जो माहौल है वो बदल गया है। अब यहाँ पे कहीं आप ऐसी चीज नजर करते हैं कि बैंकिंग सिस्टम का जो एक अपना इनएफिशिएंट जो ढांचा है, या तो पब्लिक सेक्टर पकड़िए या तो उन पब्लिक सेक्टर बैंकों में जो बाकी के पब्लिक सेक्टर बैंक से जो जहां दे हैव नॉट बीन एबल टू कम अप टू द स्पीड, उन लोग जो है वो डिसीजन मेकिंग में, क्रेडिट एक्सपेंशन में शाय कर रहे हैं। अब उस बिहेवियर को, 2019 के बिहेवियर को 2021, 22 और 23 में लगाना मेरे हिसाब से गलत होगा। 4 या 5 कारण है मेरे पास में। पहला तो सबसे ये कि आप बैंकिंग सिस्टम की रिकवरी देखेंगे तो एनसीएलटी, आईबीसी वगैरह के जो मतलब प्रोविजन सरकार ने जो क्रिएट किए हैं, जुडिशरी सिस्टम को जो सपोर्ट दिया है, उस तरह से रिकवरी बैंकिंग सिस्टम की काफी बड़ी, मतलब बैंकिंग के जो बैलेंस शीट्स हैं काफी स्ट्रॉन्ग है। उस समय पे उस तरफ का बिहेवियर, जैसे कि मतलब कंजर्वेटिव बिहेवियर, डिसीजन न लेने का बिहेवियर, जो एक बैंकिंग सेक्टर के हिस्से में से आ रहा है, उसके लिए खास ये मतलब फाइनेंस मिनिस्टर का जो संदेश था कि मतलब उनको जरा कैसे भी करके क्रेडिट एक्सपेंशन में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। दूसरा, आप इंटरमीडिएशन का जब सवाल लेते हैं, बैंकिंग सिस्टम का इंटरमीडिएशन ग्रेजुअली कम होते जा रहा है। आप देखेंगे कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम जो है हाउस होल्ड सेविंग्स को मोबिलाइज करने में उनका जो हिस्सा एक जमाने में 10 साल के पहले या 5 साल के पहले जो था, वो धीरे धीरे करके कम होते जा रहा है। कई कारण इसके हो सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग ऑन द अदर साइड, उन्होंने अपना बैलेंस शीट बड़ा किया है, उन्होंने रिकवरी भी जल्दी से करी है। तो ये सब इस बीच में इस तरह का जो बिहेवियर है, उसी के ऊपर ये टीका की गई है। जहां तक बैंकिंग सिस्टम का ये जो डिमांड है कि जैसे उनको इंसेंटिव देना चाहिए, मेरे ख्याल से जवाब इंसेंटिव में नहीं है। मेरे हिसाब से जवाब कहीं जाके जो खुद की बैंकिंग सिस्टम की जो इनएफिशिएंसी है उसको रिड्यूस करने में, तभी जाके इनके स्प्रेड जो है वो बढ़ सकते हैं। जैसे आप देखेंगे, आप कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंकिंग कंपनी के एसबीआई को छोड़कर बाकी के सब पब्लिक सेक्टर बैंकिंग के बैलेंस शीट और पीएनएल एग्जामिन करेंगे, और उसके सामने आप पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग के सिस्टम के जो आप अगर बैलेंस शीट्स एग्जामिन करेंगे, तो आपको ये बिल्कुल साफ नजर में आएगा कि कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएशन जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंकों का कहीं ज्यादा है। रिकवरी रेट भी उनकी प्राइवेट सेक्टर से बहुत कम रही है। अब उस माहौल के अंदर एक इकोनॉमिक सिचुएशन जो ऐसी बन रही है कि जहां इकोनॉमिक ग्रोथ है, कोविड के बाद में एक पॉजिटिव फीलिंग है, सरकार ने भी इसके लिए बहुत सारा किया हुआ है, रेगुलेटर ने इसके ऊपर बहुत ही सारा मतलब वजन दिया हुआ है, मॉनेटरी पॉलिसी ने तो एकदम सपोर्टिव स्टांस लिया था इसके बारे में। इस माहौल के अंदर बैंकिंग सिस्टम को रिस्पॉन्ड करना चाहिए मेरे हिसाब से। अश्विन जहां सर, तक 190
आपकी इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए एक और ये पूछना चाहूँगा कि सरकार से बैंकों ने मांग की है कि जो बैंक डिपॉजिट हैं उनमें एक तो इंसेंटिव बढ़ाया जाए, दूसरा जो एफडी पे टैक्स घटाया जाए, लेकिन इन सब के बावजूद बैंक जो है अपना मार्जिन घटाने का नाम नहीं ले रहे हैं। दूसरा, जैसे विश्वजीत सर बता रहे थे कि बैंक वेट एंड वॉच की कंडीशन में, क्या आपको लगता है कि अगर वो वेट एंड वॉच की कंडीशन में तो ये उनकी बड़ी गलती साबित हो सकती है? बिल्कुल, देखिए ऐसा होता है, ये एक बिल्कुल नियम है, जब इकोनॉमी रिकवर करती हुई, जब उस स्टेज में, उस फेज में होती है, तो उस फेज के अंदर एक बोरोवर जो है वो कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा, बिकॉज ही ऑल्सो थिंक्स पॉजिटिवली। उसको ये देखना है कि उसको कैपेसिटी एक्सपांड करनी है, ही बिलीव्स कि उसके आने के दिन जो है, मतलब उसका जो फोरकास्ट नंबर्स का जो होता है वो पॉजिटिव रहता है। उस माहौल के अंदर बैंकिंग सिस्टम को बिल्कुल इंडस्ट्री के साथ में चलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो एक तो ये सवाल रहा। दूसरा, कहीं जाके बैंकिंग सिस्टम को, पूरे बैंकिंग सिस्टम को और खास करके पब्लिक सेक्टर बैंकिंग सिस्टम को एक 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 मतलब इवैल्यूएशन या आत्मखोज करनी चाहिए। ये उनको समझना चाहिए कि जैसे धीरे धीरे करके अगर इनका इंटरमीडिएशन रोल अगर कम होते जाएगा तो हाउस होल्ड सेवर्स के लिए बहुत सारी कठिनाई आ सकती है। जैसे आप देखेंगे, अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर अगर या कैपिटल मार्केट्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट, जैसे आईपीओ में पार्टिसिपेशन आपने देखा, एक लास्ट ईयर तो बहुत ही अच्छा रहा था, वो प्राइमरी मार्केट भी बहुत अच्छा चला था इंडिया में। उसमें मतलब एक तरह का एंग्विश, एक तरह का एंगर है इन्वेस्टर्स का। इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हैं क्वालिटी एसेट्स एंड अच्छे एसेट जहाँ रिटर्न उनको ज्यादा हो। जैसे आगे बताया गया, इन्फ्लेशन का अगर 7% का जो रेट चल रहा है, तो उसके ऊपर आपको चाहिए कि आपको कैसे भी करके अच्छा सा इंटरेस्ट देने के लिए एसेट आपको मिले। आप देखेंगे लास्ट 2 साल में अच्छे एसेट्स, जहाँ मतलब अगर डेट की जो अगर इंटरेस्ट रेट हाइक होती है तो डेट का वैल्यू कम होता है। इक्विटी मार्केट है जो अभी अभी चला है, आई मीन एक जनवरी फरवरी का जो दौरा है, उसके बाद में हमने देखा इक्विटी मार्केट बहुत अच्छी तरह से चला है। म्यूचुअल फंड इसका गवाही है, क्योंकि इतने सारा 10 लाख करोड़ ज्यादा उन्होंने मोबिलाइज कर पाए हैं। बैंकिंग सिस्टम को ये आत्मखोज करनी चाहिए बैठ के कि क्या वो डिस्टर्ब कुछ नहीं कर सकते, क्या कोई नए मैकेनिज्म से एफिशिएंसी लाके, मतलब सर्विसिंग का कोई एक बढ़ा के, या तो जो प्रोडक्ट्स को चाहिए उसको क्या करने बना सकते बैंकिंग सिस्टम में। बिल्कुल, यानी कि बैंकों को चिंता नहीं बल्कि चिंतन करना चाहिए। अंकुर, आपसे समझना चाहूँगा कि जिस तरह से अभी सर बता रहे हैं कि बैंकों को समझना चाहिए, अगर बैंक नहीं समझते हैं तो क्या आरबीआई जो है अगले 2 हफ्ते बाद उनकी मॉनेटरी पॉलिसी है, क्या उनको कुछ कदम उठाने चाहिए, क्या कदम उठा सकते हैं इस जो तालमेल गड़बड़ा रहा है उसको लेके? जी हाँ, आप लगभग किसी भी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट को देखें तो वहाँ पे वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट्स कितने बड़े हैं, एवरेज डिपॉजिट रेट्स कितने बड़े हैं, ये पूरा लेखा जोखा होता है। और साथ ही साथ मैं आपको पिछले जो स्टेटमेंट की भी याद दिला दूं, जो सितंबर पॉलिसी में था, वहाँ पर भी जो हिदायत थी वो बैंकों को यही था कि जो ट्रांसमिशन है, जो रेट्स आरबीआई ने बढ़ाए हैं रेपो रेट के, वो होना चाहिए। वो ना सिर्फ लेंडिंग साइड होना चाहिए बल्कि डिपॉजिट साइड भी होना चाहिए। और अभी अगर हम मोटे तौर पर बात करें तो लेंडिंग साइड ट्रांसमिशन करीब 2 गुना हुआ है, करीब 65 से 70 बेसिस पॉइंट, और डिपॉजिट साइड से सिर्फ 35 बेसिस पॉइंट हुआ है। तो बिल्कुल हम देखेंगे कि यहाँ पर आरबीआई गवर्नर से ज़रूर उम्मीद है कि वहाँ पर वो बैंकों को डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये ट्रांसमिशन जल्दी हो। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये पिछली बार भी कहा था कि हर बार ये जो ट्रांसमिशन है वो लैग के साथ होता है, और इस बार भी यही उम्मीद है कि बैंक आगे पीछे करके वो जो ट्रांसमिशन है, जो इंटरेस्ट रेट पास ऑन करना है, वो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। विश्वजीत सर, जब कोरोना आया था तो उसके बाद से लगातार जो है लोगों को, जो आम लोग थे जो शेयर मार्केट या इन चीज़ों में नहीं घुसते थे, उनको इसके बारे में काफ़ी जानकारी मिली। क्या ये माना जाए कि कोरोना का जो साइड इफ़ेक्ट था उसके असर से लोग म्यूचुअल फंड की तरफ ज़्यादा रुझान उनका बढ़ा है? और वो एक आपने वो कहावत सुनी होगी कि जो एक विज्ञापन है कि वही दाम वही झाग, जब कम दामों में मिले तो कोई ये क्यों ले, तो वही जब चीज़ें उनको कम दामों में मिल रही है, अच्छी क्वालिटी मिल रही है, तो लोग म्यूचुअल फंड की तरफ भाग रहे हैं। तो क्या लोगों का जो इंटरेस्ट है वो कभी बैंक जो उसको ब्रेक कर पाएंगे, उस जो म्यूचुअल फंड के जो फायदे हैं उसको? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से देखिए, आज का जो नया निवेशक है, जो न्यू एज इन्वेस्टर है, अगर आप देखें ना टेक्नोलॉजी वाइज, जब कोरोना आया था तो 3 चीजें थी उनके पास। टाइम था क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, डिजिटल टेक्नोलॉजीज थी तो उसमें फटाफट लोगों को
घर बैठे वो इन्वेस्ट कर पाते थे, डीमैट अकाउंट खोल पाते थे। तो ये सब चीजें हैं, उन लोगों की उनकी जो इनकम है वो भी बढ़ रही है यंग इंडिया की। तो ये तीनों चीजें हैं, उनको ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी हो, जहाँ पे रिटर्न्स उनको अच्छा है, वो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। सबसे बड़ी सी बात है कि वो कहते हैं कि हमें, लोगों ने क्रिप्टो करेंसी जैसे प्रोडक्ट्स में जहां पे कोई रेगुलेटर भी नहीं है, वहां पे भी खुल के निवेश किया। तो ये जो यंग इंडिया है, ये रिस्क लेने की कैपेसिटी है उनके पास। वो पैसे को जल्दी ग्रोथ देखना चाहते हैं। वो 8-9 साल का पीरियड नहीं है कि ये पैसा डबल होगा। वो जल्दी ग्रोथ देखना चाहते हैं पैसों की। और म्यूचुअल फंड्स में जिस तरीके से म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन या और तरीके से जो अवेयरनेस बढ़ी है, तो मेरे हिसाब से यंग इंडिया का जो रुझान है वो म्यूचुअल फंड्स और कैपिटल मार्केट की तरफ बढ़ेगा। और ऐसा लगता भी है कि जो इंडियन इकोनॉमी है, अगर वो ग्रो कर रही है, अगर अपने इमर्जिंग पीयर्स के कंपैरेटिव में देखें, और अगर देश ग्रो कर रहा है, तो मार्केट में रिटर्न्स भी लोगों को लगता है कि अच्छे रिटर्न्स आएंगे। तो वो वापस ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स में निवेश नहीं करना चाहते जहां पे बहुत स्लो ग्रोथ है। तो ये मेरे ख्याल में ये रुझान चलता रहेगा और बढ़ेगा इससे आगे चलकर, क्योंकि लोगों को रिटर्न चाहिए और लोग जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं। एक सवाल मैं आप दोनों से ही समझना चाहता हूं, पारिक साहब आपसे पहले पूछ लेता हूं कि ये जो गैप है डिपॉजिट और क्रेडिट ग्रोथ का, क्या ये ऑटो करेक्ट हो जाएगा या फिर यहां पर आरबीआई या फिर बैंकों को खुद कोई कदम उठाने की जरूरत है? मेरे हिसाब से देखिए, बैंकों को मतलब कोई कदम तो उठाना पड़ेगा। जैसे एक अच्छा सा मतलब एक एनालिसिस आपके नजर के सामने आएगा। आप जब जैसे म्यूचुअल फंड देखते हैं, तो म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक हर एक स्कीम को देखेंगे, इक्विटी की स्कीम्स को देखेंगे, हाइब्रिड स्कीम्स को देखेंगे, डेट की स्कीम्स को देखेंगे, ईटीएफ देखेंगे। तो म्यूचुअल फंड के पास में एक एक जो बुके ऑफ प्रोडक्ट्स जो है, जिसके अंदर हर किस्म के रिस्क टेकिंग पार्टिसिपेंट टेकर इन्वेस्टर जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। बैंकिंग सिस्टम का जो एमडी का जो एफडी का जो प्रोडक्ट है, फिक्स डिपॉजिट का जो प्रोडक्ट है, वो काफी फ्लैट है। उसके अंदर मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको ड्यूरेशन और उसके हिसाब से रेट है। रिस्क का जो है एलिमेंट, वो फिक्स डिपॉजिट में तो बिल्कुल एटलीस्ट परसेप्शन वाइज तो नहीं है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक के जो डिपॉजिट्स हैं, अगर आप उसमें डिपॉजिट करते हो तो आपको मालूम है कि उसके पीछे सॉवरेन बैठा हुआ है। अगर प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में आप करते हो तो वहां पे भी आपको मालूम है कि जैसे उनकी बैलेंस शीट्स काफी स्ट्रांग है। तो उसमें आप कम रिस्क में कम रिटर्न के एक्सपेक्ट करने वाले जो सेगमेंट है, जो पॉपुलेशन का जो सेगमेंट है, उसी सेगमेंट को खाली एफडी में इंटरेस्ट रहेगा। मतलब ये एक जो बिहेवियरल चेंज जो धीरे धीरे करके आएगा या आ रहा है, उसको बैंकिंग कंपनीज को समझना ही पड़ेगा। डिपॉजिट सिस्टम जो है उसमें बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, और उसके अलावा बैंकिंग सिस्टम का अगर ब्रांच नेटवर्क सिस्टम भी आप देखें, आप कोई भी बैंक के ब्रांच में चले जाइए, अच्छी से अच्छी है कोई भी बैंक में चले जाइए, आप पूछेंगे ब्रांच के कोई भी आदमी को जो डिपॉजिट के प्रोडक्ट को आपको समझा सके और आपके एज और आपकी रिस्क के प्रोफाइल से अगर वो प्रोडक्ट बना सकता है, ऐसा कोई प्रोविजन है ही नहीं बैंकिंग सिस्टम के अंदर। फ्लैट प्रोडक्ट्स रहते हैं, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का एफडी, सेविंग अकाउंट में आपका इतना इंटरेस्ट, ज्यादा से ज्यादा कोई सेविंग इंटरेस्ट में अगर 1% या 2% ज्यादा देता है पीरियोडिकली और मोबिलाइज करता है, तो वो फ्लैट प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट के हिसाब से मेरे ख्याल से ये चिंतन बिल्कुल बैंकिंग सिस्टम को जरूरी है कि कोई ऐसा हो कि हर प्रोफाइल वाले, ज्यादा रिस्क वाले डिपॉजिट। टाइम थोड़ा सा कम है, इसलिए जाते जाते एक अहम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से क्रेडिट ग्रोथ भी लगातार बढ़ रही है, साथ ही साथ महंगाई भी बढ़ रही है, तो आपको क्या समझना चाहेंगे कि आखिर ये कितनी बड़ी चुनौती बन जाएगी जो क्रेडिट ग्रोथ है? क्योंकि आरबीआई गवर्नर ने कहीं ना कहीं ये कहा था कि बैंकों को सोच समझ के क्रेडिट देना चाहिए। क्या उनका इशारा एनपीए की तरफ था? अगर था तो कितना घातक, बैंकों को इसमें कितनी सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि बैंकिंग सिस्टम को सावधानी बरतने का एक तरीका अलग होता है। अगर उनको एक अच्छा सा अंडरस्टैंडिंग है इंडस्ट्री का, बोरोवर का अंडरस्टैंडिंग है, तो सावधानी बरत सकते हैं। पर मेरे हिसाब से जब इकोनॉमी ठीक से चल रही है, जब रिकवरी ठीक से चल रही है, रिकवरी के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं अभी आज आपके पास में, तो मेरे ख्याल से इतना कंजर्वेटिव है, इतना सहम के डर डर के बैंकिंग का डिसीजन लेना, मेरे हिसाब से बैंकर्सों को कुछ मतलब ये चिंतन जरूर करना चाहिए। डिपॉजिट्स को बढ़ाने के सिवा और डिपॉजिट्स को हर एक सेगमेंट के सेवर्स को लेके जाने का मतलब एक अगर प्रयोजन करते हैं, तब बैंकिंग सिस्टम कुछ आगे बढ़ सकती है। अंकुर, लास्ट में आपसे एक ये जानना चाहेंगे कि जो जिस तरह से कर्ज की मांग बढ़ रही है और जो ये अभी तालमेल गड़बड़ा है, लगातार अगर
अगले 2-3 महीने, 4-6 महीने ऐसे जारी रहता है तो क्या असर आने वाले टाइम में दिख सकता है? जी, सबसे बड़ा असर तो जाहिर सी बात है वो मार्जिन्स पे पड़ता है, क्योंकि आपको दोनों ही साथ साथ चाहिए, डिपॉजिट ग्रोथ भी चाहिए, लेंडिंग ग्रोथ भी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। उम्मीद यही है कि पिछली बार जैसे मैंने पहले भी बोला कि बेस इफेक्ट की वजह से भी बहुत सारा इस बार क्रेडिट ग्रोथ हुआ, कॉरपोरेट क्रेडिट काफ़ी पिकअप होने लगा है, लेकिन साथ ही साथ जो रिटेल क्रेडिट है वो स्टेडी है। तो मानना यही है कि एक बार ये जो डिपॉजिट रेट्स भी पास ऑन हो जाते हैं, अगर सरकार की तरफ से कुछ मदद मिलती है तो बहुत अच्छा, वहां पर भी कुछ पुश मिलेगा, और नहीं भी मिलती है तो मुझे लगता है बैंक खुद ही संज्ञान लेंगे, खुद ही कदम उठाएंगे, और आप देखेंगे कि ये जो गैप है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि वही इकोनॉमी के लिए सही होगा। बिल्कुल, यानी कि जो क्रेडिट और जो ये डिपॉजिट का जो तालमेल है, इसको बैठाने के लिए बैंकों को खुद आगे आना होगा और जल्द से जल्द इस कदम को बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा लेट और हुई तो शायद स्थितियां और बदल सकती हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, वैश्विक मंदी का भी कहीं ना कहीं एक तरह से बातें बढ़ रही हैं, असर आ रहा है, तो कई और फैक्टर हैं जो इस मुश्किल को बढ़ा सकते हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है, अश्विन सर आपका भी, विश्वजीत सर आपका भी, और अंकुर आपका भी। तो फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं और आगे देखते हैं स्वदेश। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।